हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, फाइनली आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला भी फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप दिव्यांगजन हैं या नॉन दिव्यांगजन हैं और आप केवल 12th पास है, यानी आप केवल और केवल अगर 12वीं पास है, तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। आप विजुअली इंपायर्ड है, लोकोमोटर डिसेबल्ड है, या हियरिंग इंपायर्ड दिव्यांग है, या मल्टीपल डिसेबल्ड वाले दिव्यांग है, कोई भी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब आप टोटली ब्लाइंड, लो विजन, इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में OA, OL, BA, BL, या कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ऐसे HI में डेफ HH वाले, या मल्टीपल डिसेबिलिटी में कौन कौन दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं, ये सब आगे बताने वाला हूँ। किस रीजन में दिव्यांगजनों की कितनी पोस्ट है, टोटल कितनी पोस्ट है, और सभी दिव्यांगजनों की कितनी पोस्ट है, ये भी इस वीडियो में बताऊँगा। आपको एक्स्ट्रा टाइम वगैरह और स्क्राइब से रिलेटेड क्या नियम कानून है वो भी बताऊंगा। आपको एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा, फीस, सैलरी, सब कुछ इस नोटिफिकेशन में बताऊंगा। तो अगर आप केवल यहां पर कमेंट करने आए हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, वरना आपको अगर सब कुछ जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, यहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पहले सारी जानकारी देख लीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। लेकिन जो चीज़ मैंने इस नोटिफिकेशन में बताई है वही अगर आप चीज़ पूछेंगे तो भाई मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं एक बार आपको वीडियो में बताऊं, उसके बाद आपको कमेंट में भी बताऊं, इतना नहीं हो पाएगा। बाकी बहुत से दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब उन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो भाई अगर आप भी ऐसे दिव्यांग हो तो आप सब्सक्राइब कर लो। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब भी कर दो और ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगों के पास में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो अब हम शुरू करते हैं ये वीडियो। देखो दोस्तों, ये भर्ती आई है आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल की भर्ती है, मतलब 12th लेवल वाली ये भर्ती है। इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 28 अक्टूबर 2025 से, और ये फॉर्म भरे जाएंगे 27 नवंबर 2025 तक। मतलब जो इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 27 नवंबर 2025, और आप अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं 29 नवंबर 2025 तक। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, आपको संशोधन वगैरह करना है, तो आप 30 नवंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025 के बीच में इसमें करेक्शन कर सकते हैं। बाकी जो दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनको स्क्राइब वगैरह की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए 10 दिसंबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 तक पोर्टल ओपन रहेगा। वहां पर आप अपने स्क्राइब की डिटेल वगैरह फील्ड कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है, और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, और इसके अलावा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, और ट्रेन क्लर्क की पोस्ट है। इन सभी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एज होनी चाहिए 18 से 30 वर्ष। लेकिन दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, वो आगे बताऊंगा। यहाँ पर टोटल पोस्टों की बात करूं तो 3058 पोस्ट है, और इसमें दिव्यांगजनों की, सभी दिव्यांगों की मिलाकर 163 पोस्ट है। अब मैं आगे कैटेगरी वाइज बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपकी जो सैलरी होती है, जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है, उसके लिए आपको शुरुआती सैलरी 21,700 मिलती है। DA वगैरह लगने के बाद में आपकी ये 25 से 30 हज़ार के बीच में सैलरी हो जाती है। इसी तरीके से अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली जो पोस्ट है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली, इनके लिए शुरुआती सैलरी आपको 19,900 से शुरुआत होती है। ये भी आपकी 25,000 के आसपास शुरुआत में रहती है। पे लेवल इसमें 2 होता है, और क्लर्क कम टाइपिस्ट टिकट में पे लेवल 3 होता है। बहुत दिव्यांग साथी एज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, 18 से 30 वर्ष एज मांगी गई है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। मतलब जनरल कैटेगरी वाले जो दिव्यांग है, वो अगर 40 वर्ष तक के दिव्यांग है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 13 वर्ष की छूट मिलेगी। मतलब अगर आप 43 वर्ष तक के दिव्यांग हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं दिव्यांगजन, तो आपको 15 साल की छूट मिलेगी। मतलब अगर आप 45 वर्ष के हो गए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो जनरल EWS के कैंडिडेट है उनकी 500 रुपये फीस लगती है। बाकी SC ST, एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग साथी और फीमेल ट्रांसजेंडर जितने भी है, उन सब की यहाँ पर 250 रुपये फीस लगती है। स्टेज 1 का एग्जाम देने के बाद जो बैंक के चार्जेस होते हैं वो काट लिए जाते हैं, बाकी आपकी फीस रिफंड हो जाती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है। ध्यान से यहाँ समझना, ठीक है। बाकी आप इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए ऑल इंडिया में कहीं से भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये नहीं पूछेगा कि मैं इस स्टेट से हूँ क्या अप्लाई कर सकता हूँ। आप किसी भी स्टेट से है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, इस पर टोटली ब्लाइंड या लो विजन वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी HI कैटेगरी में अगर डेफ HH वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में भी अगर किसी के एक हाथ में दिक्कत है, या एक पैर में दिक्कत है, या मस्कुलर वीकनेस, लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक है, या SDSI वाले विदाउट न्यूरो के है तो अप्लाई
कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल डिसेबल्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वही मल्टीपल डिसेबल्ड अप्लाई कर सकते हैं जो डिसेबिलिटी यहाँ पर दी हुई है पीछे, इन्हीं में से अगर डबल डिसेबिलिटी है तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास में 12th होना चाहिए, बस आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है यहाँ पर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। इसके लिए अगर कोई लो विज़न है, विजुअली इम्पायर्ड में अगर कोई लो विज़न है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा एचए कैटेगरी में डेफ एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर किसी के एक पैर में दिक्कत है या दोनों पैरों में दिक्कत है, या मस्कुलर वीकनेस एलसी डीडब्ल्यू एएवी एचडीएसआई वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीपल डिसेबल्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए भी आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 12th होना चाहिए। और यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग भी आपसे मांगी जाती है। अगर आप ऐसे दिव्यांग हैं जो टाइपिंग नहीं कर सकते हैं तो उनको टाइपिंग के लिए एग्जामिशन भी मिल जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा। बाकी आपको टाइपिंग आती है तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। इसके लिए अगर आप टोटली ब्लाइंड या लो विज़न है तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप टोटली ब्लाइंड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लो विज़न है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप डेफ एचएच वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है, एक हाथ या एक पैर में दिक्कत है, या दोनों पैरों में दिक्कत है, एलसी डीडब्ल्यू एएवी एचडीएसआई वाले और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए भी आपके पास में केवल और केवल 12th होना चाहिए, बाकी हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग भी होनी चाहिए। अगली पोस्ट है यहाँ पर ट्रेन क्लर्क की। इस पर विजुअली इम्पायर्ड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब ना लो विजन वाले ना टोटली ब्लाइंड, और यहाँ पर डेफ वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते, केवल एचएच वाले जो हार्ड हियरिंग वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर किसी के एक हाथ में दिक्कत है या एक पैर में दिक्कत है, या एसिड अटैक या एसडीएसआई वाले हैं विदाउट न्यूरो के, तो अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 12th होना चाहिए, बस आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलो हम देख लेते हैं किस आरआरबी में दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं। तो सबसे पहला आरआरबी है यहाँ पर अहमदाबाद। अहमदाबाद में विजुअल इम्पायर्ड की कोई पोस्ट नहीं है। एचआई वालों की यहाँ पर 3 पोस्ट है, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी की यहाँ पर 2 पोस्ट है। बाकी अदर वालों की तो पोस्ट नहीं है। मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर 5 पोस्ट है। फिर अगला आरआरबी है यहाँ पर अजमेर। अजमेर में वीआई वालों की कोई पोस्ट नहीं है। एचआई वालों की 2 पोस्ट है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है, और अदर की तो पोस्ट ही नहीं है। मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर 1 पोस्ट है। अगला है यहाँ पर आरआरबी बेंगलोर। बेंगलोर में वीआई की कोई पोस्ट नहीं है। एचआई वालों की 3 पोस्ट है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है, और मल्टीपल डिसेबल्ड की भी कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर भोपाल। भोपाल में वीआई वालों की 2 पोस्ट है। एचआई वालों की 3 पोस्ट है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 4 पोस्ट है, और मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर 3 पोस्ट है। आगे है यहाँ पर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में वीआई वालों की 1 पोस्ट है। एचआई वालों की कोई पोस्ट नहीं है। बाकी लोकोमोटर डिसेबल्ड और एमडी की भी कोई पोस्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर बिलासपुर। बिलासपुर में वीआई वालों की 2 पोस्ट है। एचआई वालों की कोई पोस्ट नहीं है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है, और एमडी वालों की भी यहाँ पर नहीं है। अगला आरआरबी है यहाँ पर चंडीगढ़। चंडीगढ़ में वीआई वालों की कोई पोस्ट नहीं है। एचआई वालों की 2 पोस्ट है। इसके अलावा और किसी डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है। फिर अगला आरआरबी है यहाँ पर चेन्नई। चेन्नई में वीआई वालों की पोस्ट नहीं है। एचआई वालों की 2 है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर गोरखपुर। गोरखपुर में वीआई वालों की 1 पोस्ट है। एचआई वालों की 2 पोस्ट है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की 3 पोस्ट है, और मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर 2 पोस्ट है। अगला है यहाँ पर गुवाहाटी। यहाँ पर वीआई वालों की कोई पोस्ट नहीं है। एचआई वालों की 1 पोस्ट है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 पोस्ट है, और मल्टीपल डिसेबल्ड की भी 2 पोस्ट है। फिर आता है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर वीआई वालों की पोस्ट नहीं है। एचआई वालों की 2 पोस्ट है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी नहीं है। मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर 3 पोस्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर कोलकाता। कोलकाता में वीआई वालों की 2 पोस्ट है। एचआई वालों की 8 पोस्ट है, और लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 9 पोस्ट है। बाकी मल्टीपल डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर मालदा। मालदा में वीआई वालों की 1 पोस्ट है। एचआई वालों की 7 पोस्ट है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 3 पोस्ट है, और एमडी वालों की 2 पोस्ट है। फिर अगला आरआरबी है यहाँ पर मुंबई। मुंबई में वीआई वालों की 5 पोस्ट है। एचआई वालों की यहाँ पर 9 पोस्ट है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की 7 पोस्ट है, और मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर 8 पोस्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुजफ्फरपुर। यहाँ पर वीआई वालों की कोई पोस्ट नहीं है। एचआई वालों की 1 पोस्ट है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 1 पोस्ट है। मल्टीपल डिसेबल्ड की नहीं है। अगला आरआरबी है यहाँ पर पटना। पटना में वीआई वालों की कोई पोस्ट नहीं है। एचआई वालों की 2 पोस्ट है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है, बाकी और किसी की नहीं है। फिर अगला है प्रयागराज। यहाँ पर वीआई वालों की कोई पोस्ट नहीं है। बाकी एचआई वालों की यहाँ पर 4 पोस्ट है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 6 पोस्ट है। अदर डिसेबल्ड की तो है ही नहीं है, और मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर 4 पोस्ट है। इसके बाद में अगला आरआरबी है रांची। यहाँ पर वीआई वालों की कोई पोस्ट नहीं है। एचआई वालों की 2 पोस्ट है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 पोस्ट है, और एमडी वालों की 1 पोस्ट है। अगला आरआरबी है यहाँ पर सिकंदराबाद। यहाँ पर वीआई वालों की कोई पोस्ट नहीं है। एचआई वालों की 7 पोस्ट है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 2 पोस्ट है। मल्टीपल डिसेबल्ड की 4 पोस्ट है। फिर अगला आरआरबी है सिलीगुड़ी। यहाँ पर किसी भी डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। लास्ट आरआरबी है यहाँ पर तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर वीआई वालों की कोई पोस्ट नहीं है। बाकी एचआई वालों की 2 पोस्ट है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है, और मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर 2 पोस्ट है। इस तरीके से अगर हम सभी आरआरबी में देखें तो वीआई वालों की 14 पोस्ट है।
और HI वालों की यहाँ पर 62 पोस्टें हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी की यहाँ पर 47 यानी 47 पोस्टें हैं। अदर की तो पोस्ट है ही नहीं है। इसके अलावा मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर 40 पोस्टें हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर टोटल पोस्टों की बात करूँ तो 3058 पोस्टें हैं, जिसमें से सभी दिव्यांगों की 163 पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपका पहले स्टेज 1 होता है, फिर स्टेज 2 होता है, फिर उसके बाद में जिन पोस्टों के लिए टाइपिंग होती है आपकी टाइपिंग कराई जाती है। ठीक है, जिन दोस्तों को टाइपिंग करने में दिक्कत होती है वो एग्जामिनेशन भी ले सकते हैं। अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपका स्टेज 1 होता है उसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। इस पेपर को करने के लिए 90 मिनट आपको दिया जाता है, लेकिन जो दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनको एक्स्ट्रा टाइम वगैरह की ज़रूरत होती है उनको यहाँ पर 120 मिनट का टाइम दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। जो बच्चे स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं उनका फिर स्टेज 2 का एग्ज़ाम होता है। स्टेज 2 में वही बच्चे बैठते हैं जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लेते हैं। जब स्टेज 2 का एग्ज़ाम होता है आपका तो यहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स के यहाँ पर 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के यहाँ पर 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 120 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए आपको 90 मिनट मिलती है। बाकी जिनको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत होती है उनको 120 मिनट यहाँ पर दिए जाते हैं। यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है। वैसे तो यहाँ पर फुल सिलेबस भी दिया हुआ है, वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा आपको। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों की हेल्प करने में आपका क्या जाता है, शेयर कर दिया करो, हेल्प कर दिया करो, सभी दिव्यांगों तक पहुँच जाया करे वीडियो। यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए कोई मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। बाकी SC ST जो है SC को 30% लाना है और ST को 25%, तो मतलब समझ लीजिए दिव्यांगजन उससे भी कम लाएंगे तो भी हो जाता है। लेकिन कम लाने से काम नहीं चलेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि बात मिनिमम की नहीं, बात होती है मैक्सिमम की। कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का ध्यान दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। अब देखो स्टेज 1 और स्टेज 2 क्वालिफाइड करने के बाद में जो CCTC की पोस्ट है उसके लिए तो कोई टाइपिंग नहीं है। जो ट्रेन क्लर्क वाली पोस्ट है उसके लिए भी कोई टाइपिंग नहीं है। बट जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है इसके लिए आपका कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट में 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांगा जाता है और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में मांगा जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों में ही देना है, आप या तो इंग्लिश में दे सकते हो या आपको हिंदी की टाइपिंग आती है तो आप हिंदी में दे सकते हो। कुरुतिदेव या मंगल फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हो। देखो जो ऐसे दिव्यांग साथी है जो ब्लाइंडनेस या लो विज़न है और इसके अलावा जो CP वाले या लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ऐसे डिसेबल्ड है जो टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, जैसे बोथ आर्म हुआ या वन आर्म हुआ, इस तरीके से के अगर दिव्यांगजन है और 40% से ज़्यादा है तो आपको टाइपिंग में एग्जामिशन मिल सकता है। लेकिन टाइपिंग में एग्जामिशन लेने से पहले आपको एनेक्सर VH इस PDF में दिया हुआ है, एनेक्सर VH पर आपको CMO ऑफिस जाना होगा, वहाँ पर साइन करवाना होगा मेडिकल डॉक्टर से। ठीक है, उस पर साइन वगैरह करवाने के बाद में जब आपका स्टेज 2 क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में जब टाइपिंग की डेट आएगी तो उससे पहले एक लिंक एक्टिव होगा, उस पर आपको एनेक्सर VH अपलोड करना होगा। अगर किसी वजह से आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो जो सेंटर आपको मिला होगा टाइपिंग के लिए वहाँ पर भी इसको जाकर सबमिट कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो ऑनलाइन वाला लिंक आता है उस पर ही इसको अपलोड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आपका टाइपिंग वाला एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपको जब मेरिट बनेगी तो आपकी मेरिट आपके BT2 के बिहाफ पर आपको लिया जाएगा। काम आपको अभी नहीं करना है, जब आपका स्टेज 1 स्टेज 2 क्वालिफाइड हो जाए उसके बाद में एनेक्सर VH अपना बनवा लेना और जब टाइपिंग की डेट आएगी तो उससे पहले एक लिंक एक्टिव होगा। मैं अपने चैनल पर भी बता दूंगा, इसीलिए कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियो मिल जाया करे, तो तब उतने टाइम आप इसको अपलोड कर देना। बाकी जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो टाइपिंग वाला ऑप्शन होता है यस या नो करना होता है, तो उसमें यस करना। जिनको टाइपिंग आती है उनको भी यस करना है, जो टाइपिंग नहीं दे पाएंगे उनको भी यस करना है, और बाकी जिनको नहीं आती है और टाइपिंग देने में सक्षम है बट उनको टाइपिंग नहीं आती है तो वो अच्छे से तैयारी कर लेना। अगर आप फिर भी नहीं चाहते हैं कि हमको टाइपिंग नहीं देना है तो केवल और केवल जो दिव्यांग ऐसे हैं जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क या ट्रेन क्लर्क, तो वो वहाँ पर नो भी कर सकते हैं अगर उनके सामने ऑप्शन आता है तो। बाकी दोस्तों स्क्राइब और
एक्स्ट्रा टाइम लेने के लिए क्या करना है उसके लिए मैं कई बार आपको बता चुका हूं, फिर भी आपको यहां पर बता देता हूं। अगर आप ब्लाइंडनेस कैटेगरी में हैं, अब ब्लाइंडनेस में यहां पर रेलवे में जो लो विजन होते हैं या टोटली ब्लाइंड होते हैं, शायद दोनों को ही मान लिया जाता है। अगर आपके साथ में कभी दिक्कत हुई है लो विजन वालों के तो वो मुझे बताएं में। बाकी जो जितने भी लो विजन वाले हैं या टोटली ब्लाइंड है उनको किसी प्रकार का कोई एनेक्सर नहीं बनवाना पड़ता। जिनके दोनों हाथों में दिक्कत है या सीपी है उनको भी किसी प्रकार का कोई एनेक्सर नहीं बनवाना पड़ता। उनको स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम ऐसे ही मिल जाता है बिना एनेक्सर के। लेकिन जो ब्लाइंडनेस, लो विजन या लोकोमोटर डिसेबिलिटी में बोथ आर्म या सीपी के अलावा दिव्यांग है, मान लीजिए किसी के एक हाथ में दिक्कत है, वो माउस नहीं चला पाते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब चाहिए और 40% से ज़्यादा है, तो उन लोगों को यहाँ पर वीजी नाम का एक एनेक्सर है, इस पीडीएफ में दिया है, उसको चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन या मेडिकल सुपरिटेंडेंट से साइन करवाना होगा और एग्ज़ाम के टाइम उसको ले जाना होगा। और अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो स्क्राइब के लिए भी यही बनवाना होगा और अंडरटेकिंग भी आपको देनी होगी वीडी, ये फॉर्म में दिया हुआ है एनेक्सर वीडी। बाकी जिनको केवल एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो वो एनेक्सर वीजी बनवा लेंगे, बाकी उनको अंडरटेकिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्क्राइब नहीं लेंगे। बाकी जितने ऐसे दिव्यांग हैं जो 40% से कम हैं वो भी अगर स्क्राइब की ज़रूरत है तो ले सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है तो ले सकते हैं। मेरी बात समझिए, अगर ज़रूरत है तभी ले सकते हैं, लिमिटेशन है तभी ले सकते हैं, बाकी फर्जी में नहीं ले सकते हैं। तो अगर 40% से कम है तो उनको यहाँ पर स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम लेने के लिए वीई एनेक्सर बनवाना होगा। और अगर स्क्राइब नहीं लेते हैं तो केवल वीई एनेक्सर ही बनवाना होगा। बाकी स्क्राइब भी लेते हैं तो वीएफ एनेक्सर आपको अंडरटेकिंग है ये भी अपलोड, ये भी आपको बनानी होगी। इस पर किसी प्रकार के कोई साइन नहीं होते हैं। बाकी वीई या वीजी वाले जो होते हैं उसी पे आपको साइन करवाना पड़ता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन या मेडिकल सुपरिटेंडेंट का। यहाँ पर एक लाइन और दी हुई है, ऑल वन आइड कैंडिडेट एंड कैंडिडेट हु विजुअल डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी इज लेस देन 40% शैल नॉट बी कंसिडर एज विजुअली इम्पायर्ड पर्सन। मतलब जिनकी एक आंख में दिक्कत है और वो 40% से कम है तो उनको विजुअल इम्पायर्ड यहाँ पर नहीं माना जाएगा रेलवे में, ये साफ साफ लिखा हुआ है। कि स्क्राइब लेने के लिए आप अपना स्क्राइब ले सकते हैं, आपसे एक स्टेप कम होना चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन भी आप आरआरबी की साइट पर उसका ओटीआर वगैरह कर लेना। बाकी अगर नहीं किसी वजह से आप कर पाते हैं तो जब आप सेंटर पर लेकर जाते हैं तो उसका बायोमेट्रिक वगैरह वहाँ पर अच्छे से हो जाता है। अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है। बाकी वीडियो दोस्तों अब लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं फुल सिलेबस किसी और वीडियो में बता दूंगा। और भी जो जानकारी होगी जो इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ वो भी दूसरी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों तक शेयर कर दो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।